Good morning, student. This is the second part of the chapter number second, which is human eye and colorful world. Student, in previous section we already discussed about the disease in eye and structure of eye and so many things. But today's session we will discuss about the some natural phenomenon related to the light, such as refraction through prism, scattering of light, Tyndall effect, and so many things, and some natural phenomenon which is related to the light. So let's start the session. First we know about that refraction through prism. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द प्रिज्म. व्हाट इज प्रिज्म? ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस. ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली जो हमारा प्रिज्म होता है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए. जनरली हम लोग ग्लास यूज करते हैं प्रिज्म के लिए. ये एक 3D शेप होता है. ठीक है, एक 3 ज्योमेट्रिकल शेप है, 3D ज्योमेट्रिकल शेप है. इसमें टोटल 5 सरफेसेज होते हैं, जिसमें से 3 सरफेसेज जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और 2 सरफेसेज जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं. द रेक्टेंगुलर सरफेसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज. जो रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं उन्हीं को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं. द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, तो 2 रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम रिफ्रैक्टिव एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं. ओके, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब इज एज फॉलो. ठीक है, ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म दोनों में जो डिफरेंस है रिफ्रैक्शन होते समय, वो बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमें समझना है यहाँ पर. कि ग्लास स्लैब अगर एक रेक्टेंगुलर या कह सकते हैं क्यूबाइडल शेप का अगर हम एक ग्लास का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट, उसे हम ग्लास स्लैब कहते हैं जो कि क्यूबाइडल शेप का होगा. ठीक है, और ये जो है आपका प्रिज्म शेप का है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है रिफ्रैक्शन के दौरान? इन स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. जो कि हमने रिफ्रैक्शन के केस में स्टार्टिंग में ही हमने बताया था प्रीवियस चैप्टर में, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. तो जो ग्लास स्लैब होता है उसमें इमर्जेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, बिकॉज अपोजिट फेसेस सॉरी to emergent ray is in slab the emergent ray is parallel to the incident ray, but in case of prism के केस में emergent ray is not parallel to the incident ray. ठीक है, प्रिज्म के केस में इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती है, ग्लास स्लैब में पैरेलल होती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अपोजिट फेसेस ऑफ प्रिज्म आई आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. क्योंकि जो प्रिज्म के अपोजिट फेसेस होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं. ये हमें ध्यान देना है. ठीक है, तो डिस्पर्सन देखते हैं. डिस्पर्सन जो कि ग्लास प्रिज्म से ही होता है. ठीक, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स. ठीक है, व्हेन लाइट सच एज sunlight or bulb light is allowed to pass through a glass prism, it splits into 7 colors. It splits because we know white light is a combination of 7 colors and each color on entering the prism gets refracted by different angle, due to which different color is obtained on the screen. The band of 7 color is called spectrum. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्पर्सन फिनोमेना जो है वो बेसिकली प्रिज्म से ही होता है. कि जब कोई सनलाइट या फिर वाइट लाइट जिसे हम कहते हैं, जब वो इंसिडेंट करता है ग्लास प्रिज्म पर, और जब वहाँ से ग्लास प्रिज्म पर वो इंसिडेंट करके बाहर जब वो निकलता है, तो जो बैंड ऑफ 7 कलर हमें दिखाई देता है. क्योंकि ये जो वाइट लाइट होती है ये अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाती है. ये वाइट लाइट यानी जो सनलाइट होती है ये 7 कलर से मिल करके बनी होती है. ठीक है, जिसे हम विबग्योर करते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड. ठीक है, तो ये आपके 7 कलर्स होते हैं और इन 7 कलर्स को कंबाइंडली हम कहते हैं
वाइट लाइट। लेकिन जब बैंड ऑफ 7 कलर होता है, ये सातों कलर जो होते हैं अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जब हम किसी वाइट लाइट को, सनलाइट को प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो वाइट लाइट जो होती है वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड द बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस ऑर्डर में होता है, जैसा विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो उसमें आप देख रहे हैं रेड जो है सबसे ऊपर है और वायलेट जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, इस वजह से उसमें जो डिस्पर्सन हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है। वहीं जो आपका वायलेट कलर है, वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है, इसलिए उसमें जो डिस्पर्सन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है। तो वायलेट कलर जो होता है वो अधिक स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन वहीं रेड कलर जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर हम रेड टू वायलेट आते हैं तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर और डेविएशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है और मिनिमम जो होती है वायलेट की। तो डेविएशन भी सबसे अधिक वायलेट में होता है और रेड में सबसे कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ अधिक होगी तो डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ कम होगी तो डेविएशन अधिक होता है। इसी वजह से जितने सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं वो सब आपके रेड कलर या फिर ऑरेंज येलो होते हैं, जिससे कि दूर से ही वो लाइट दिखाई देती है। वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, रेड कलर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ इंक्लूड कर दिए क्योंकि ये वेव्स होते हैं। वेव्स में आप जानते हैं कि वेव्स से रिलेटेड होते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर लीस्ट डेविएट करता है, वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएट करता है। ठीक है, द 7 कलर्स कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक जो नेचुरल एग्जाम्पल है वो है रेनबो। रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? स्काई में होता है। आप जानते ही हैं, आप कई बार देखे होंगे कि जब बरसात के मौसम में, बारिश के ही समय में अगर सनलाइट भी आ जाता है, सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बिहेव करते हैं लाइक अ टीनी प्रिज्म, और जो लाइट होती है वो 7 अलग अलग कलर्स में स्कैटर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर एक और फोर्थ जो पॉइंट है कि द 7 कलर कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। तो जो 7 कलर जो स्प्लिट हो रहा है प्रिज्म से, उसको हम रिकम्बाइन भी कर सकते हैं, और जब हम रिकम्बाइन करेंगे तो वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिकम्बाइन कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें क्या करना है कि जो प्रिज्म को हमें 2 प्रिज्म लेना होगा। एक प्रिज्म एज इट इज़ जैसे हमने इमेज में भी बनाया था, दूसरा प्रिज्म उसके सामने ही इन्वर्टेड रखना है, यानी उल्टा रखना है। यानी जो थिकर पार्ट था उसको ऊपर कर देना है और जो थिनर पार्ट था उसको नीचे कर देना है, तो वो जो लाइट होगी वो रिकम्बाइन हो जाती है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप बताएंगे, आप बता सकते हैं डायग्राम के हेल्प से। जब पहले को आप एज इट इज़ रखेंगे प्रिज्म से, उसमें 7 कलर स्प्लिट होंगे, डेविएट होंगे, और जो उसके सामने उल्टा एक प्रिज्म रख देंगे तो वो 7 कलर्स को रिकम्बाइन करके वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, लेट्स सी रेनबो। It is an example of dispersion. It is formed due to dispersion of white sunlight by raindrops in the atmosphere. Each raindrop acts as a teeny glass prism. Rainbow is always formed opposite to the sun. White light enters these raindrops. Different color rays are refracted through different angles, due to which the rainbow is formed. तो जब बारिश हो रही होती है और इसी समय सनलाइट पड़ता है, जब बारिश की बूंदों पे, टीनी ड्रॉपलेट्स पे, तो बिहेव करते हैं लाइक अ प्रिज्म, और वो लाइट की कलर को 7 अलग अलग कलर्स में डेविएट कर देती हैं या फिर स्प्लिट कर देती हैं। और ये हमेशा सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि उस डायरेक्शन से आ रहा है तो उसके सामने के ही तरफ
फॉर्मेशन होता है रेनबो का। और जो रेनबो होता है वो पूरा जो होता है वो सर्कुलर होता है। अगर हम रेनबो को, हमें आधा ही दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देता है, हमें धनुष के आकार का दिखाई देता है, बट वो एग्जैक्ट उसकी जो साइज़ होती है वो सर्कुलर होती है। अगर हम उसको कहीं हाइट से देखें, किसी माउंटेन की हिल से, टॉप से देखते हैं, या फिर आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से देखें, तो जो आपको रेनबो होगा वो बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देगा। द कलर्ड पैटर्न विवग्योर फॉर्म बाई ए प्रिज्म बाई स्प्लिटिंग द इंसिडेंट वाइट लाइट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी बैंड ऑफ 7 कलर जो होता है वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। बाई हैविंग 2 प्रिज्म इन्वर्टेड टू ईच अदर वन कैन रिकम्बाइन द लाइट टू गेट वाइट लाइट अगेन। ठीक है, अगर हम दोनों को 2 प्रिज्म लेते हैं और एक दूसरे की इन्वर्टर रख देते हैं तो वो वाइट लाइट को रिकम्बाइन कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे। वो वाइट लाइट पहले डिस्पर्सन होता है, 7 कलर में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया जाता है तो अगेन वो 7 कलर को रिकम्बाइन करके वाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट फिनोमिनन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन तो आप लोग जानते हैं, बट एटमॉस्फेरिक यानी एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। It is due to different layers of atmosphere having varying densities. Upper ones are rarer and layers close to Earth's surface are denser. ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे कि जो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ 5 लेयर्स हैं। ठीक है, 5 अलग अलग स्फीयर्स है, जिसे आप में जो स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एक्सेट्रा जो भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट आती है दूर से, सनलाइट या फिर किसी स्टार की लाइट जब अर्थ पर आती है, तो अपर वंस जो हैं, जो ऊपर के जो लेयर हैं वो सब थोड़े रेयरर हैं, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर हैं। लेकिन जो अर्थ के सरफेस के पास है वो काफ़ी डेंसर है, तो अर्थ वहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं। तो आप जानते हैं कि पार्टिकल्स पास पास होंगे तो डेंसर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम में क्या होता है कि लाइट रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी वजह से जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर के डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो कह सकते हैं अर्थ के बहुत पास जो मीडियम है वहाँ पर या करके डेंसर होने के कारण ये रिफ्रैक्शन शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अपैरेंट पोजीशन। आप देखते हैं कि स्टार्स जो हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं। ये बचपन में सबसे पहले आपने पोएम भी पढ़ा था, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, क्या एक्चुअल में ये जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, वो टिमटिमाते हैं या नहीं टिमटिमाते हैं? तो वो बिल्कुल नहीं टिमटिमाते हैं। तो हमें फिर क्यों टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि जो स्टार्स जो है जस्ट लाइक अ सन है, जो उनसे जो लाइट आ रही है वो हमारी आई पर कंटिन्यूअसली नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण लाइट आ रही होती है, सीधी आ रही होती है, बट जब डेंसर मीडियम आता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो कंटिन्यूअसली हमारे आंखों पर नहीं मिल पाती है। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है जब लाइट वहाँ से हमारे आंखों पर पड़े, उससे टकरा करके। तो उस स्टार की जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली हमारे आंखों पर पड़ती नहीं है, इस वजह से हमें वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं। जब वो हमारे आंखों पर लाइट पड़ती है तो हमें वो दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखाई देता है, तो इस वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। साथ ही साथ अपैरेंट पोजीशन, जो स्टार की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो भी हमें करेक्ट नहीं दिखाई देती है। जैसा कि रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल ही आप जानते हैं कि अगर जैसे कि हमने बताया था कि अगर एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें वाटर आप ले लीजिए और उसमें अपने पेन को आप रख देते हैं तो पेन हमें टेढ़ा दिखाई देता है।
कुछ पार्ट बाहर रहता कुछ पार्ट अंदर रहता तो वो टेढ़ा दिखाई देता ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो सेम यही है कि उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है स्टार्स का वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन क्लियरली नहीं दिखाई देता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो अपने पोजीशन से अलग प्लेस पर दिखाई देता है। ओके Planets are very close to us due to which the size of apparent image is so large, which falls outside the line of sight due to which they do not twinkle। ठीक है, अब बड़े बड़े जो जैसे आप ये सोचते होंगे अगर स्टार ट्विंकलिंग करता है तो फिर मून क्यों ट्विंकलिंग नहीं करता है, या फिर हम मार्स को, जुपिटर को, या जो भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह उन वे क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वो सारे जो है नॉन ल्यूमिनस बॉडी हैं, उनके पास खुद की लाइट तो है नहीं, वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, और दूसरों की लाइट से चमकते हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी पास हैं। तो उनमें जो एटमॉस्फियर उन पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पर आती है, वो काफ़ी लार्ज होने के कारण काफ़ी पास हैं तो वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। इस वजह से जो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आती है, जिससे कि हमें ट्विंकलिंग करते हुए नज़र नहीं आते। अगर इनकी भी डिस्टेंस अधिक होती तो वो भी हमें ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं। सन जो है ट्विंकलिंग नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि सन की जो डिस्टेंस है वो स्टार्स से कम है। क्योंकि आप तो ये भी जानते हो कि सन भी एक स्टार ही है, तो सन नहीं ट्विंकलिंग करता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है। स्टार्स अधिक दूरी पर हैं, इस वजह से वो ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आते हैं। और यही कारण है कि सन बिगर अपीयर होता है सनसेट और सनराइज के समय भी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यूरिंग सनसेट और सनशाइन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, हेंस अपेरेंट इमेज इज क्लोजर टू आई एंड अपीयर बिगर। ठीक है, तो यही कारण है कि सनसेट और सनराइज के समय लाइट ट्रेवल मैक्सिमम लेंथ ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से रिफ्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है और इसी वजह से ये ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज के समय जो सन होता है वो हमें बिगर दिखाई देता है। Why the sun is visible to us about 2 minutes earlier than the actual sunrise or sunset? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सनराइज और सनसेट होने के 2 मिनट पहले ही हमें सन क्यों दिखाई देता है? The sun is visible to us about 2 minutes earlier than the actual sunrise or sunset due to atmospheric refraction. Same phenomenon है। The sun is seen 2 minutes earlier its sunshine when it comes close to the horizon। क्योंकि आप जानते हैं सन से जो सनलाइट है उसे अर्थ पर आने में 8 मिनट 18 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी कि वो जो सन की जो फर्स्ट रे है उसको ट्रैवल करने में 8 मिनट 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो उसमें कुछ जो हो रहा है क्या, वो सीधा नहीं आ पाया, उसमें थोड़ा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, जिसके कारण 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है सनराइज होने से, क्योंकि वो हॉरिजन के पहले ही पहुंच जाता है। टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, बट यहाँ पर भी इसका इम्पोर्टेंस है। आप यही जानते हैं कि जो लाइट होती है वो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब ट्रेवल कराया जाता है तो जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या है, वो रिलेशन है स्कैटरिंग से। टिंडल इफेक्ट जो है वो यहाँ रिलेट किया गया है स्कैटरिंग से। टिंडल नहीं, यहाँ स्कैटरिंग का भी कॉन्सेप्ट बताया था। द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पार्टिकल विच हैज़ ग्रेटर डायमीटर इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ठीक, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाती है, यानी फैल जाती है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ पार्टिकल्स इन नेचर।
नेचर में जो पार्टिकल्स हैं, हमारे सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं, वो लाइट के पाथ को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं लाइट को, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है, ये वही पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज जो होती है वो कोलाइडल साइज होती है, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर एंड ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। Sorry, greater than 1 nanometer and less than 1000 nanometer, or we can say that the size of colloidal particles lie between 1 nanometer to 1000 nanometer, यानी 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। उन्हीं साइज को हम कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, और यही होते हैं जो कि लाइट को स्कैटर्ड करने में कैपेबल होते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू, इसी के कारण कुछ नेचुरल फिनोमिनन स्कैटरिंग से भी रिलेटेड है। तो स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई दे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When white light passes through the atmosphere, violet, indigo and blue colors encounter suspended particles. These waves are absorbed and then scattered and are received by our eyes। ठीक है, तो ये जो जब लाइट ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे अधिक डेविएट होते हैं, आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये अधिक डेविएट होते हैं, तो ये इस जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और वही एब्जॉर्ब जो हो जाते हैं कलर, वही हमारे आँखों पर पड़ता है, जिससे कि हमें स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। रेड क्यों नहीं नज़र आता, क्योंकि रेड कलर एब्जॉर्ब कम होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ अधिक होती है, उसका डेविएशन भी कम होता है। द सन अपीयर्स येलो, तो दिन के समय में हमें सन जो होता है येलो कलर क्यों दिखाई देता है। वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स आर स्कैटर्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो हैं अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर ही स्कैटर्ड हो जाते हैं। सो द रिजल्टेंट लाइट इज येलो, तो बाकी जो सन के पास जो बाकी लाइट बचता है वो येलो हो जाता है। व्हेन दिस लाइट इंटर्स योर आईज इट अपीयर्स येलो, वही आँखों में हमारे पड़ती है सन की लाइट, तो हमें सन जो होता है वो येलो कलर का दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू एंड एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को जो स्काई होता है वो ब्लैक दिखाई देता है ब्लू के जगह पे, क्यों। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम स्काई में, या फिर आपसे बोला जाता है कि अगर आप किसी और प्लेनेट पे, या फिर हम ऊपर कहीं अराउंड द अर्थ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्काई होता है वो हमें स्पेस में ब्लैक दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम है नहीं, पार्टिकल्स हैं ही नहीं, न तो एयर पार्टिकल्स है न किसी तरह के पार्टिकल्स हैं, तो जो लाइट जो है वो किसी भी कलर की लाइट को कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, इस वजह से सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। अगर वहाँ पे पार्टिकल्स होते तो वो भी एब्जॉर्ब करते, तो वहाँ पर भी ब्लू कलर दिखाई देता है। यहाँ पर ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर है वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्काई हमारे स्पेस में पार्टिकल्स हैं ही नहीं, सब कुछ वैक्यूम है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर होता है, जिसके कारण ब्लैक ही दिखाई देता है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ कोल फायर चिमनी अपीयर्स ब्लू ऑन ए मिस्टी डे। ठीक है, जब बहुत अधिक कोहरा वगैरह होता है तो उस समय जो चिमनी बड़े बड़े जैसे ईंट का भट्ठा वगैरह होता है, या फैक्ट्रीज होती हैं, उनके चिमनी से जो स्मोक निकलता है, ठीक है, वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। द टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक एंड मॉइस्चर स्कैटर ब्लू कलर ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, सेम वही लॉजिक है कि ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल साइज के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही हमें दिखाई देता है। When this blue light reaches our eye, the smoke appears blue. The sky appears dark instead of blue to an astronaut. In space, no particles are present, thus the no scattering occurs, hence the sky appears dark. Okay? The motorists use orange light rather than normal white light on a foggy day. ठीक है, बहुत अधिक कोहरा होता है तो आप खुद ही देखते होंगे, जो भी
व्हीकल्स जो लोग चलाते हैं वो वाइट लाइट नहीं यूज करते हैं, वाइट लाइट के जगह पे वो कलरफुल लाइट का इसी वजह से यूज करते हैं. इफ द मोटरिस्ट यूजेज वाइट लाइट वाइल ड्राइविंग इन फॉग, then the teeny droplets of water will scatter a large amount of blue light. This scattered blue light on reaching the eye will decrease visibility and hence driving will become extremely difficult. ठीक है, अगर वाइट लाइट होता है तो वाइट लाइट से जो ब्लू लाइट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, जिससे कि हमारे आँखों पर ब्लू लाइट पड़ेगी. और ब्लू लाइट पड़ेगी वो तो हमारे आँखों को हार्म करती है, जिससे कि ड्राइविंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. हाउएवर व्हेन ऑरेंज के अलावा येलो भी होता है, ऑरेंज और येलो लाइट इज यूज, इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड हेंस द ड्राइवर कैन सी क्लियरली. तो आप देखते होंगे जनरली लोग उसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह लगा देते हैं जिससे कि वो ऑरेंज या फिर येलो कलर का दिखाई दे, जिससे कि विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम न हो. So student, this is the last part of this chapter. I hope all the topics you can understand very much. So if any question arises you can ask me. Okay students, thank you, have a nice day.